हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेकेंड पार्ट। इसमें हैं 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। इसका हमने एक वीडियो पहले बना दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको देख सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन है संविदा का पूर्वकालीन भंग। पूर्वकालिक संविदा भंग से वचनदाता संविदा पालन का समय आने से पूर्व ही अपने संविदात्मक दायित्व पूरा करने के लिए इनकार कर देता है। ऐसी स्थिति में निर्दोष पक्षकार चाहे तो संविदा पालन की तिथि तक इंतजार कर सकता है या तुरंत ही संविदा भंग के लिए वाद ला सकता है। संविदा पालन के समय संविदा भंग तब होती है जब एक पक्षकार संविदा पालन की तिथि पर संविदा पालन करने में या तो असफल रहता है या संविदा पालन से इनकार कर देता है। इस स्थिति में जिस पक्षकार को संविदा भंग से क्षति पहुंची है वह क्षतिपूर्ति हेतु मुकदमा कर सकता है। दोस्तों, जैसे कि दो पक्षकार के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तारीख नज़दीक आ रही है, उसके पहले ही एक मुकर जाता है। वो कहता है कि हम ये संविदा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो सेकंड पार्टी का नुकसान हुआ है तो उसको देना पड़ेगा। इसमें जिसको हानि होती है वो वाद दायर कर सकता है, क्षतिपूर्ति हेतु मुकदमा कर सकता है। अब देखते हैं नंबर 2 क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है प्रति प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं? प्रति प्रस्ताव उस समय होता है जब एक व्यक्ति एक प्रस्ताव करता है तथा दूसरे पक्षकार उस प्रस्ताव की जानकारी के पश्चात उस शर्त पर संविदा पूर्व प्रतिगृहीत स्वीकार न करके एक अन्य प्रस्ताव करता है। यहाँ भी संविदा का निर्णय नहीं होता, क्योंकि यहाँ एक प्रस्ताव के उत्तर में दूसरा प्रस्ताव भी एक प्रस्ताव ही होता है जो स्वीकृति सदृश से लगता है। इसका उदाहरण समझते हैं। उदाहरण है, आ बा को अपनी कार 30,000 रुपये में बेचने का प्रस्ताव करता है। प्रस्ताव की जानकारी के पश्चात बा कार 25,000 रुपये में क्रय करने को तैयार होता है। यहाँ बा का 25,000 रुपये में कार खरीदने का प्रति प्रस्ताव होता है, ना कि आ के प्रस्ताव की स्वीकृति। दोस्तों, जैसे दो पक्षकार के बीच कोई चीज़ के लिए क्रय विक्रय हो रहा है, ठीक है। जैसे आपने कहा कि मैं ये 10 रुपये में बेचूंगा, लेकिन दूसरा जो पक्षकार है तुम्हारा सामने वाला, वो कह रहा है नहीं भाई, मैं इसको 8 रुपये में लूँगा। तो आप 8 रुपये में रेडी हो जाते हैं। तो वही जो उसने 8 रुपये काउंटर किया, ठीक है, वही होता है हमारा प्रति प्रस्ताव। मतलब आपने जो ऑफर दिया उसका काउंटर में उसका जो ऑफर एक्सेप्ट हुआ, इसी को ही प्रति प्रस्ताव कहते हैं। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, मानक संविदा क्या होती है? दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत आपको ध्यानपूर्वक समझना होगा। मानक संविदा को अनिवार्य संविदा भी कहा जाता है, क्योंकि यह एक पक्षकार द्वारा दूसरे पर थोपी जाती है, या इसे निजी विधान भी कहा जाता है, क्योंकि इस संदर्भ में यह संविदा इस प्रकार के नियमों की संहिता है जिसके आधार पर सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं। आधुनिक समय में मानक रूपी संविदाओं का प्रचलन तीव्र गति से हो गया है, क्योंकि कुछ ऐसे संगठन या उपक्रम हैं जैसे LIC, भारतीय रेलवे, इन्हें प्रतिदिन हजारों संविदाएं करनी पड़ती हैं। इन संगठनों, उपक्रमों एवं निगमों के लिए यह संभव नहीं है कि वे प्रत्येक व्यक्ति के साथ विभिन्न प्रकार की संविदाएं करें। इसलिए वे संविदा का एक मानक रूप छपवा लेते हैं, जिसमें शर्त रहती है कि जो भी व्यक्ति समव्यवहार करना चाहता है उन्हें स्वीकार करें। स्वीकार करने वाला व्यक्ति संविदा की शर्तों में परिवर्तन नहीं कर सकता और ना तो उसकी युक्तता के विषय में बहस कर सकता है, क्योंकि संविदा की शर्तें सभी व्यक्तियों के लिए समान होती हैं तथा इसके समक्ष स्वीकार करने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं रहता है। फ्रेंड्स, इसको सिंपल वे में समझते हैं। मानक संविदा ऐसी होती है, जैसे हम लोग कभी गाड़ी खरीदने जाते हैं या कुछ ऐसे होते हैं जिसमें उनको फॉर्म फिलअप करने होते हैं, ठीक है। तो उसमें ऐसी संविदा होती है, वो पहले से ही निर्धारित कर रखे होते हैं कि ये आपको शर्तें पूरी करनी होंगी, तभी प्रोसेस होगा। तो उसमें हम बिना कुछ उसकी सुधार करें, वो जो शर्तें रखे होते हैं उन्हीं को हम बिना कुछ कहे स्वीकार कर लेते हैं। यही होती है मानक संविदा, क्योंकि यह मानक संविदा उन्होंने जो बना रखी है सबके लिए इक्वल है, इसीलिए अगर आपको लेना है तो वो उसको पूरी करनी होगी। ये मेन होता है मानक संविदा, ठीक है। ये प्रश्न नंबर तीसरा था। अब प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं, चौथा क्या है।
सुस्थिर चित्त साउंड माइंड कौन होता है? संविदा अधिनियम की धारा के अंतर्गत जब कोई व्यक्ति जिस समय वह संविदा करता है संविदा की शर्तों को समझने तथा अपने हितों पर संविदा के प्रभावों के बारे में युक्त निर्णय करने योग्य है तो उस व्यक्ति के बारे में यह कहा जाता है कि वह संविदा करने के लिए सुस्थिर चित्त का है। मतलब किसी से आप संविदा कर रहे हैं तो वह निर्णय लेने में सक्षम है, वो जानता है कि इससे क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या इससे होने वाला है, तो उसको माना जाता है कि वो सही है, ठीक है, साउंड माइंड है। यदि जो व्यक्ति प्रायः विकृचित का है परंतु कभी कभी सुस्थिर चित्त का हो जाता है, मतलब कभी कभी सही हो जाता है, जब सुस्थिर चित्त का हो तो संविदा कर सकेगा। इसी प्रकार जो व्यक्ति प्रायः सुस्थिर चित्त का है किंतु कभी कभी विकृचित का हो जाता है तो वह जबकि वह विकृचित का है संविदा नहीं कर सकेगा। ये समझिए, जैसे कोई आदमी हर टाइम सही रहता है लेकिन कभी कभी जैसे उसको कोई ऐसी बीमारी या दौरा टाइप आने लगता है कि उस टाइम उसकी तबीयत सही नहीं होती, तो उस टाइम जिस टाइम उसकी तबीयत नहीं सही है तो उस टाइम वो संविदा नहीं कर सकता कोई भी। जब वो सही हो जाएगा उस टाइम कर सकता है। ऐसे ही कभी कभी जो हर टाइम पागल बने रहते हैं लेकिन कभी कभी वो कुछ समय के लिए सही हो जाते हैं, मतलब अपने निर्णय लेने में सक्षम है, तो वो जिस टाइम वो निर्णय लेने में सक्षम है उस टाइम वो संविदा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। फ्रॉड क्या होता है? कपट। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात, आप टेलीग्राम चैनल में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी फ्री PDF प्रोवाइड हो जाएंगी। जिसको इसकी PDF चाहिए वो टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर सकते हैं और आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है कपट। कपट क्या होता है इसको आइए समझते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 17 में कपट की परिभाषा दी गई है जो बहुत ही विस्तृत है। छल, जालसाजी, धोखा देने वाले प्रत्येक कार्य इस परिभाषा के अंतर्गत आ जाते हैं। कुछ हमने नंबर लिख रखे हैं, उससे इसको समझते हैं। पहला है तथ्यों के बारे में झूठा सुझाव देना, जबकि सुझाव देने वाला जानता है कि वह सुझाव असत्य दे रहा है। कोई संविदा हो रही है तो उसके विषय में वो झूठा बता रहे हैं कि वो बिल्कुल सही है। जैसे कोई गाड़ी खराब है, इसके विषय में बता रहे हैं वो भाई बिल्कुल सही है, गाड़ी ले लो, जबकि वो खराब है। फ्रॉड करने का उसके मन में है। सेकंड नंबर है जानबूझकर तथ्यों को छुपाना, जैसे वो खराब है उसको तथ्यों को छुपा रहा है। तीसरा है ऐसी प्रतिज्ञा करना जिसको पूरे करने का आशय ना हो, मतलब आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं कि नहीं आप हमको 50,000 रुपये दो, मैं आपको सामान दूंगा, लेकिन 50,000 लेकर सामान नहीं दे रहे हो, भाग गए। पहले से ही माइंड बना रखे होते हैं कि हमें कॉन्ट्रैक्ट पूरा ही नहीं करना है। चौथा नंबर है कोई भी कार्य जिससे धोखा होता है, जैसे कोई ऐसा कार्य है जिससे धोखा होता है। पांचवा नंबर है ऐसा कोई भी कार्य किसी कानून के तहत कपटपूर्ण घोषित किया गया हो। ये पांचवा नंबर है। आप समझ गए होंगे कपट के विषय में। चारों ग्राउंड दे रखे हैं। मेन कपट में होता है छल करने का आशय होता है, जालसाजी करने का आशय होता है, धोखा देने का आशय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, प्रतिफल क्या होता है? कंसिडरेशन। इसके विषय में बहुत अच्छी तरीके जानेंगे। सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने वचन का पालन करना चाहिए। संविदा क्या कहती है? जैसे आपने किसी संविदा की किसी से, तो ईमानदारी साथ संविदा को पूरी करनी चाहिए, ठीक है। परंतु वचन पालन के लिए एक प्रलोभ या मूल हो तो वचन पालन की सुनिश्चितता बढ़ जाती है। जैसे कि आपको किसी से प्रॉफिट हो रहा है, आपने जैसे संविदा किया, आपसे प्रॉफिट हो रहा है, तो आप भी उसके लिए बाध्य रहेंगे कि नहीं भाई वो हमको ये चीज़ देगा, वो भी बाध्य रहेंगे कि वो भी हमको कुछ चीज़ दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर कोई प्रतिलोभ होता है तो वचन पालन करने की सुनिश्चितता बढ़ जाती है। जैसे हमने 10 रुपये वाली मैगी ली तो उसको 10 रुपये मिल रहे हैं, वो हमको मैगी दे रहा है, ये हो गया प्रलोभन एक दूसरे के प्रति। इसीलिए वचन का पालन करने हेतु किसी प्रलोभन की आवश्यकता होती है, इसे ही प्रतिफल कहा जाता है। वो जो प्रलोभन होता है ना, उसे ही प्रतिफल कहा जाता है। लेकिन ब्लैक स्टोन के अनुसार देख लेते हैं हमने, इन्होंने क्या कहा था, प्रतिफल ऐसे मुआवजे को कहते हैं जो संविदा का एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को देता है। सिंपल सी बात है। प्रतिफल वचनदाता द्वारा वचन को पूरा करने हेतु दिया जाने वाला प्रलोभन है। यह प्रलोभन कुछ करने या करने से विरत रहने के रूप में या धन के रूप में हो सकता है।
प्रतिफल वचन का ऐसा मूल्य है जिसे विधिक मान्यता प्राप्त हो। मतलब प्रतिफल भी ऐसा ही होना चाहिए कि वह विधिक हो, न्यायपूर्वक हो, इलीगल नहीं होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि संविदा अधिनियम की धारा 2J के अनुसार एक वचन या प्रतिज्ञा या संविदा के लिए प्रतिफल भूतकालीन भी हो सकता है, वर्तमान हो सकता है या भविष्य भी हो सकता है। प्रतिफल 3 प्रकार के होते हैं, या तो पीछे मिल चुका है, या तो इस समय मिलेगा, या आगे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीफोन द्वारा स्वीकृति। एक स्वीकृति होती है कि आपस हम लोग सामने करके लेते हैं, लेकिन टेलीफोन द्वारा स्वीकृति वगैरह पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा होता है कि संविदा के पक्षकार एक दूसरे से बातचीत तो सीधे करते हैं, परंतु एक दूसरे के सामने नहीं होते अथवा दूर होते हैं। उदाहरण के लिए टेलीफोन द्वारा बातचीत, जब टेलीफोन द्वारा प्रस्ताव किया जाता है और उसी के द्वारा स्वीकृति की सूचना भेजी जाती है, तो संविदा का निर्माण तब होता है जब स्वीकृति का तथ्य प्रस्तावकर्ता के ज्ञान में आ जाता है। एक केस दे रखा है, इंटोर्स लिमिटेड बनाम मिल्स फॉर ईस्टर्न कॉरपोरेशन। ईस्ट कॉरपोरेशन का वाद इसका उदाहरण है कि वादी ने लंदन से टेलेक्स द्वारा हॉलैंड की एक पार्टी को कुछ सामान खरीदने का प्रस्ताव किया, जिसकी स्वीकृति प्रस्ताव को प्राप्त हो गई। अब संविदा पूर्ण हो गई। अब प्रश्न उठता है कि संविदा लंदन से उत्पन्न हुई हॉलैंड से। न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि संविदा लंदन से उत्पन्न हुई, क्योंकि टेलीफोन द्वारा संदेश तुरंत पहुंच जाता है, जबकि डाक में समय लगता है। अतः संविदा उस स्थान पर पूर्ण होती है जहां स्वीकृति प्रस्तावकर्ता को प्राप्त होती है। ठीक है, ये दोस्तों हमारा था टेलीफोन की स्वीकृति। प्रश्न नंबर 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8वां नंबर दे रखा है प्रपीड़न तथा सम्यक असर में अंतर क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं इसमें अंतर क्या है। प्रपीड़न में भारतीय दंड संहिता द्वारा निषिद्ध किसी कार्य को करने या करने की धमकी से सहमति प्राप्त की जाती है। जैसे कोई सहमति प्रपीड़न द्वारा प्राप्त की जाती है तो उसको डरा धमका के, ठीक है, प्रपीड़न द्वारा प्राप्त की जाती है। लेकिन असम्यक असर में एक पक्ष का दूसरे की इच्छा को अधिशासित करके सहमति प्राप्त करता है। सेकंड है उत्पीड़न का स्वरूप मुख्यतः शारीरिक होता है, जबकि असम्यक असर का स्वरूप नैतिक होता है। अब भाई उत्पीड़न करोगे, किसी को डराओ धमकाओगे तो शारीरिक भी हो सकता है, लेकिन असम्यक असर का स्वरूप नैतिक होता है। उत्पीड़न में हिंसा के प्रयोग की संभावना होती है। असम्यक असर सूक्ष्म, अमूर्त एवं प्रभावात्मक होता है। उत्पीड़न में पक्षकारों के मध्य पूर्ण संबंध का अस्तित्व आवश्यक नहीं है, लेकिन असम्यक असर में पक्षकारों में सक्रिय विश्वास का पूर्ण संबंध आवश्यक है। जैसे वकील मुवक्किल, यह सम्यक असर और उत्पीड़न के विषय में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9वां नंबर है संविदा का नवीनीकरण। देखिए नवीनीकरण क्या होता है, जैसे कोई आपसे पहले संविदा हो रखी है, ठीक है, उसके नई उसी में तैयार कर दी गई, तो पीछे वाले करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर कोई एक संविदा बन गई, अब उसमें कुछ जोड़ दिया गया या घटा दिया गया, एक नई बना दी गई, तो पीछे वाली करने के लिए कोई बाध्य नहीं है, ये समझ सकते हैं। इसी विषय में बताया गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 62 में परिभाषित किया गया है कि जिसके अनुसार यदि किसी संविदा के पक्षकार उस संविदा के बदले में नई संविदा प्रतिस्थापित करने का करार करें तो मूल संविदा के पालन करने की आवश्यकता नहीं होती है। संविदा के नवीन का सामान्य अर्थ पुरानी संविदा के स्थान पर नई संविदा को प्रतिस्थापित करना होता है। उदाहरण से समझते हैं। का ने खा को 100 मन धन एक निश्चित तिथि पर 300 रुपये प्रति मन की दर से विक्रय करने की संविदा किया। निश्चित तिथि के पूर्व खा ने धान के स्थान पर 150 मन गेहूं 400 रुपये प्रति मन की दर से का से क्रय करने की संविदा की। यह संविदा का नवीन है। नंबर 10 क्वेश्चन देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है असंभवता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संविदा अधिनियम की धारा 56 असंभवता की सिद्धांत प्रतिपादित करती है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि पश्चातवर्ती परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण संविदा का पालन असंभव हो जाता है तो संविदा शून्य हो जाती है तथा संविदा के पक्षकार संविदा के पालन के लिए
दायित्व से मुक्त हो जाते हैं। यह कभी कभी संविदा ऐसी होती है कि संविदा के समय ही संविदा का पालन असंभव हो जाता है। ऐसी दशा में भी संविदा शून्य मानी जाती है तथा संविदा के पक्षकार संविदा के पालन के लिए बाध्य नहीं होते। असंभवता निम्न प्रकार की हो सकती है, प्रारंभिक और पश्चातवर्ती। दोस्तों, असंभवता ऐसी होती है जैसे कि आपने एक चित्रकार से एक संविदा की चित्र के लिए, संविदा तो हो गई लेकिन वो दूसरे दिन वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर ये होता है कि वो तो चित्र केवल वही चित्रकार बना सकता है, इसलिए तो असंभव हो गया ना कि अब तो आएगा ही नहीं तो कैसे बनाएगा। यहाँ पर यह असंभव हो गई, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ऐसी है, हम और आप संविदा कर रहे हैं कि वहाँ पर उस कार के लिए हम संविदा कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन वो गैराज में रखी कार और उसके लिए हम आप संविदा कर रहे हैं, वहाँ पर गैराज में आग लग जाती है, ये वो कार नष्ट हो जाती है, तो यहाँ पर हम दोनों में कोई बाध्य नहीं है उस संविदा को करने के लिए, संविदा शून्य हो जाती है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे ये हमारे 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम में ज़रूर आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।